दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या से अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 2 अंकों वाले प्रश्न जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वार्षिक परीक्षा 2021-22 में कक्षा 10वीं का यह गणित अध्याय 1 से 2 अंकों वाले प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे। इसलिए कक्षा 10वीं क्लास में अगर आप हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वह 2 अंक वाली प्रश्न कौन कौन से हैं जो अध्याय 1 से हैं कक्षा 10वीं के गणित के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला जो प्रश्न है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेर बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। और जो इन दोनों का एचसीएफ होगा 420 और 130 का, यही होगा क्या इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, हल लिख लेते हैं और इस प्रश्न को हल कर। तो यहाँ पे लिख लिया हूँ मैं प्रश्न 1 हल दिया है 420 काजू और 130 बादाम की बर्फियां। अब यहाँ पे जो बड़ा संख्या है क्या है, यहाँ पे 420 है बड़ा, है ना, और ये छोटी है 130 क्या है, छोटी है, और ये बड़ी है। तो यहाँ पे जो बड़ी है उसको क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। तो भाज्य बराबर 420 और भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा 130। अब भाग दे देंगे तो भाजक किस साइड में रहता है, यहाँ पे रहता है 130, ये भाजक कहलाता है। और यहाँ पे जो रहता है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है ना। यहाँ पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा, भागफल। नीचे जो आता है शेषफल कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, पहला चरण है। हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो ऊपर भी चलेगा। अब यहाँ पे हम 13 का दूनिया पढ़ेंगे, शून्य को हटा के। 130 का दूनिया नहीं बन रहा है, इसलिए क्या करेंगे, 13 का दूनिया पढ़ लेंगे। तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। और यहाँ पे अगर शून्य को हटाएंगे तो 42 है ना। देखिए 42 से शून्य हटा रहे हैं तो 13 चौको 52। अगर 4 बार पढ़ रहे हैं तो 52 आएगा। तो 13 तिया 39, 39 ठीक है, 3 बार पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 42 है। तो 13 तिया 39। ये शून्य को अब हटा दिए थे तो अब क्या करेंगे, अब दोनों पढ़ लिए हैं तो अब लगा सकते हैं। इस तरह से अगर लास्ट में शून्य हो और इस साइड का अंकों का अगर दोनिया बन रहा है तो आप पढ़ के क्या कर सकते हो, जितना शून्य हो उतना लिख सकते हो, है ना। ये एक आसान तरीका है बड़ी संख्या को दोनिया पढ़ने का। अब क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं। जैसे कि तो शून्य में शून्य घटाएंगे, शून्य बचेगा। अब 2 में 9 तो घट नहीं सकता, 2 क्या करेगा, 4 से उधार लेगा 1 तो बन जाएगा 12। ये 2 कितना बन जाएगा, 12। 12 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। अब 4 तो 1 उधार दे दिया है 2 को, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 में 3 घटाएंगे, कुछ नहीं बच रहा है ना। तो शेषफल आ गया कितना, शेषफल आ गया 30। अब इस शेषफल को हम क्या करेंगे, भाजक मानेंगे। और जो हमारा पहला भाजक है 130 उसको मानेंगे भाज्य। 130 को क्या मान लिए, भाज्य मान लिए। हमारा चरण नंबर 2 है। अब यहां से देखिए फिर से 3 का दूनिया बनता है, शून्य को हटा देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौको 12। यहाँ पे अगर शून्य हटाएंगे तो 13 है, 3 चौको 12, 3 पची 15 ज़्यादा हो रहा है। तो 3 चौको 12 कितने बार पढ़ेंगे, 3 का दूनिया 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौको 12 आएगा। अब यहाँ से इस शून्य को लिख देंगे तो 120 बन गया, इस तरह से, है ना। अब फिर से घटा देंगे तो शून्य में शून्य घटाएंगे, शून्य बचेगा। 3 में 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। 1 में 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बच रहा है ना। इस तरह से क्या आ गया, शेषफल 10 आ गया। अब फिर शेषफल को भाजक मानेंगे और जो हमारा भाजक है ये है अब हमारा भाजक, तो इसको मान लेंगे भाज्य। ये कौन सी विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का विधि है ना। जो चरणों की एक श्रृंखला होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये चरण नंबर कितना है, हमारा 3 है। तो शेषफल भागित भाजक हो गया, है ना। अब 10 का दूनिया तो बनता है, तो 10 तिहाई 30। तो इस तरह से देखिए 30 में 30 घटाएंगे क्या बचेगा, शून्य बचेगा। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिख लेते हैं।
तो ये हमारा सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो अब इस सूत्र में क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे। तो यहाँ पे पहला चरण ये है, पहला चरण में देखिए भाज्य कौन है, तो 420 है भाज्य, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 420 बराबर है, तो बराबर भाजक क्या है, तो 130 है। पहला चरण में भाजक 130 है गुणित भागफल, तो पहला चरण में है 3 भागफल, है ना। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे धन शेषफल, तो शेषफल कितना है पहला चरण में 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। फिर क्या करेंगे, दूसरा चरण से फिर सूत्र में मान रखेंगे। तो भाज्य क्या है दूसरा चरण में 130 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 130। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर है, तो बराबर भाजक कह रहा है, तो दूसरा चरण में भाजक 30 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। फिर गुणित भागफल, तो भागफल क्या है दूसरा चरण में 4 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 4। फिर धन शेषफल, तो धन शेषफल क्या है दूसरे चरण में 10 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10। अब तीसरे चरण में देखेंगे भाज्य क्या है, तो तीसरा चरण ये है, भाज्य है 30 तीसरे चरण में, है ना। फिर बराबर, फिर भाजक बोल रहा है, तो भाजक क्या है तीसरे चरण में 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणित भागफल, तो भागफल क्या है तीसरे चरण में 3 है, ये देखिए हमारा भागफल है ना। फिर इसके बाद धन शेषफल, तो ये हमारा शेषफल कितना है यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे 420 और 130 का HCF बराबर आ गया है कितना 10। अब 10 क्यों है, क्योंकि देखिए शेषफल 0 होने पर, ये शेषफल 0 होने पर भाजक क्या है 10 है, तो 420 और 130 का HCF 10 होगा। अतः इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। इसका उत्तर क्या होगा, अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उससे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, आप इस प्रश्न को अच्छा से पढ़ ही लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंकों वाला, वो प्रश्न है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालें। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, और अभी हम जस्ट निकाले हैं पिछले प्रश्न में, वो यूक्लिड विभाजन विधि से है, और ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछ रहा है इस प्रश्न। तो क्या करेंगे, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद इनका HCF और LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले 6 और 20 का HCF बराबर, तथा क्या निकालना है हमें, 6 और 20 का LCM बराबर, ये हमें ज्ञात करना है ना। तो इसको ऐसे रख देते हैं, लिख लेते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे 6 का सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 6 किससे कटेगा, 2 से, तो 2 तिहाई 6 है ना। फिर ये 3 किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, इस तरह से 1 को भी काट लीजिए, तो 1 एकम 1, ये निकल गया किसका, 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब निकाल लेते हैं 20 का, तो यहाँ पे निकालते हैं 20 का, तो 20 किससे कटेगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। फिर ये 10 आ गया, 10 किससे कटेगा, 2 से, तो 2 5 6 10, इस तरह से, है ना। फिर ये किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5, इस तरह से। दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा ये अभाज्य गुणनखंड विधि के मतलब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनके गुणनखंडों को लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों को। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 6 बराबर करके, ये 6 बराबर करके 2 की घातें 1, 2 1 भी नहीं है, 1 ही 2 है ना। 2 सिर्फ कितना है, 1 है, तो 2 की घातें 1 गुणित 3 कितना है यहाँ पे, 1 ही 3 है, तो 3 के घातें 1, फिर गुणित 1 है, 1 भी कितना है, 1 ही है, इसलिए 1 के घातें 1। इस तरह से ये 6 के अभाज्य गुणनखंड है। अब लिखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंडों को। तो 20 तो क्या है यहाँ पे देखिए, 1 2, 2 कितने हैं, 2 हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 का घातें 2, जिसे हम पढ़ेंगे 2 का वर्ग। फिर यहाँ पे देखिए 5 कितना है, 1 बस है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणित 5 के घातें 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 एकम 1, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 कितना है, 1 है,
तो गुणित 1 के घातें 1। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 6 और 20 का एचसीएफ, है ना। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन मिल रहे हैं ये देखेंगे। 6 का और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाए, क्योंकि 6 में भी 1 है इसका गुणनखंड और 20 का भी गुणनखंड 1 है। फिर 6 में इसका गुणनखंड यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है। ये अभाज्य गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ नहीं है, अलग अलग है, तो इनको छोड़ देंगे कब, एचसीएफ निकालते वक्त। और यहाँ पे देखिए 6 का गुणनखंड भी 2 है और 20 का गुणनखंड भी 2 है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाए। तो इनको ऐसे घेरा लगा लेना है। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, जो ये घेरा लगाए हैं उभयनिष्ठ है, दोनों जगह पे मिल रहे हैं, उनकी छोटी घात को लिखना है। तो देखिए इसका घात कितना है, बड़ी है ना, तो इसको छोड़ देना है। इसका घात कितना है, छोटा है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घाते 1, छोटी घात को लिखेंगे। कब लिखेंगे ये भी ध्यान रखना, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, है ना। कब, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए छोटी घात को लेना है उभयनिष्ठ के। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमा दोनों जगह पे वह गुणनखंड मिलना चाहिए। जैसे कि 6 का गुणनखंड भी 2 है और 20 का गुणनखंड भी 2 है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहला गए। लेकिन इनमें से देखिए तो इसका घात छोट है और इसका घात बड़ी है ना। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो एचसीएफ निकालते वक्त हमें छोटी घात को लेना है उभयनिष्ठ की। तो छोटी घात ये है तो इसको ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो अलग अलग गुणनखंड है, ये उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनको छोड़ देना है कब, एचसीएफ निकालते वक्त। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों उभयनिष्ठ है और इन दोनों घात बराबर है, तो किसी एक को लेंगे। यहाँ पे जिसका घात बराबर हो उसको क्या करना है, किसी एक को लेना है। तो यहाँ पे गुणित 1, सिर्फ एक को ले लिए, यहां से ले लिए, है ना। या एक बस लेना है, इन दोनों में से किस एक बस लेना है, इन दोनों में से एक बस ले लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 गुणित 1 आएगा, बराबर क्या होगा, 2 एकम 2 होगा। तो इस तरह से 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अब हमें क्या निकालना है, 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के अब एलसीएम निकालते वक्त बड़ी घात को लेना है। जैसे कि पहले एचसीएफ निकालते वक्त छोटी घात को लिए थे, तो अब यहाँ लेना है बड़ी घात को। तो बड़ी घात यहाँ पे है 2 का वर्ग, है ना। इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, तो एक घात वाली छोटी घात कहला गया और 2 घात वाली बड़ी घात कहला गया, है ना भाई। यहाँ पे देखो इसका घात 1, इसका घात 2, तो यही बड़ी कहलाएगा। तो बड़ी घात को लेना है एलसीएम निकालते वक्त। इन दोनों में से बड़ी घात को ले लिए। उसके बाद जो गुणनखंड उभयनिष्ठ ना भी हो उनको भी लेना है। तो यहाँ पे ये 3 को भी ले लेंगे, तो गुणित 3 के घाते 1। अब ये उभयनिष्ठ नहीं है, उनको भी ले लेना है। जैसे कि 3 है और 5 भी है, तो यहाँ पे 5 को भी ले लिए, गुणित 5 के घाते 1। गुणित इन दोनों में से एक को ले लेना है, इन दोनों को नहीं लिखना है, एक बस को लिखना है ना, क्योंकि गुणित 1 ये उभयनिष्ठ है, इनका घात है 1। तो यहाँ पे बराबर करके फिर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग है मतलब 2 गुणित 2 हो जाएगा। फिर 2 घाते 1 है, सॉरी 3 का घाते 1 है गुणित करके, तो गुणित 3 गुणित 5 घाते 1 है, तो गुणित 5 गुणित 1 का घाते 1 है, तो 1। इस तरह से ध्यान देना आप कि एलसीएम निकालते वक्त जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी बड़ी घातों को लिया जाता है। जैसे कि उभयनिष्ठ है, इनमें बड़ी घात को ले लिया जाता है, और जो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं गुणनखंड उनको भी ले लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये उभयनिष्ठ नहीं कहलाए, लेकिन फिर भी हम इनको भी ले लिए हैं, 5 को भी ले लिए हैं और 3 को भी ले लिए हैं। कब लेते हैं, एलसीएम निकालते वक्त लेते हैं। उसके बाद ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो इन दोनों में से किसी एक को ले लिए है ना, इन दोनों को नहीं लिखना है, सिर्फ इन दोनों में से एक को लिखना है ना। तो यहाँ पे 1 लिख लिए, दोनों बराबर हैं। तो अब इन सभी गुणनखंडों क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा 6 और 20 का एलसीएम आ जाएगा। तो 1 पंछे 5, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। तो यहाँ पे आ गया इसका
एलसीएम 60। तो इस तरह से दोस्तों 6 और 20 का एचसीएफ होगा 2 तथा 6 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देखते हैं चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न को, जो कि 2 अंकों वाले वास्तविक संख्या अध्याय 1 से कक्षा 10वीं से है। तो दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है 2 अंकों वाला वास्तविक संख्या अध्याय 1 से, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है। धनात्मक समपूर्णांक, सम संख्या वह जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णांक मतलब संख्या, तो सम संख्या 2q के रूप का होता है। सम संख्या किस रूप में होता है कह रहा है, 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, 2q धन 1 के रूप का होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हल लिखेंगे और यहां पे हम लिखेंगे क्या लिखना है, धनात्मक सम पूर्णांक 2q, जो कि यहाँ पे आप दिया है प्रश्नों में देख लीजिए 2q, धनात्मक सम पूर्णांक 2q। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में बोल दिया है जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि q के स्थान पे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, एक सम संख्या लेंगे और एक विषम संख्या लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, q के स्थान पर एक सम संख्या ले रहे हैं, 2 है तो 2, ये 2 जो है q के साथ गुणा के रूप में है, इसलिए गुणित एक सम संख्या ले लेते हैं 4 बराबर कितना आएगा, 4 दूना 8 आ रहा है। तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। हम q के स्थान पे क्या ले लिए, 4 ले लिए, कोई पूर्णांक है ना। कौन से पूर्णांक लिए हैं, तो सम पूर्णांक लिए हैं, ठीक है। कौन सी संख्या लिए हैं, सम संख्या लिए हैं। तो कितना, कौन से पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, सम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है ना। 8 एक सम संख्या है, सम पूर्णांक है। तो यहाँ पे अंक लिया हूं मैं, आप संख्या लेके भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये q है तो q गुणित, अब q के स्थान पे एक हम विषम संख्या या विषम पूर्णांक कह सकते हो आप, वो ले लेते हैं। तो 9 ले लेते हैं। तो 9 लेने पर कितना आएगा, 9 दूना 18 आएगा, कितना आएगा 18। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम q का मान एक सम संख्या और एक विषम संख्या रखते हैं तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये कि जब हम q का मान जब एक सम पूर्णांक रखते हैं तो पर भी हमें सम पूर्णांक प्राप्त होता है, और जब हम q का मान एक विषम पूर्णांक रखते हैं, विषम का मतलब यह होता है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो 9 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो यह विषम पूर्णांक विषम अंक कहलाया। तो जब हम विषम रखे हैं q का मान तो पर भी हमें क्या प्राप्त होता है, एक सम पूर्णांक प्राप्त होता है 18। 18 सम पूर्णांक क्यों है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि जब q का मान सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक रखते हैं तो सम पूर्णांक प्राप्त होता है, सम पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः 2q एक धनात्मक
अतः क्या है, 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि जब हम q का मान एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक रखते हैं तो सम पूर्णांक प्राप्त होता है। ये सम पूर्णांक प्राप्त होते हैं, इसलिए यह किसका रूप कहलाएगा, 2q धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कहलाएगा, क्योंकि धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त होता है जब हम q का मान एक सम और विषम रखते हैं। तो यही सिद्ध करना था, किसके लिए, धनात्मक सम पूर्णांक के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो, बाद में लिखोगे, क्योंकि अभी ये भी बताना है आपको धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखिए तथा करके, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन 1 दिया है प्रश्न में, ये देखिए 2q धन 1 के रूप का होता है। तो इसको भी सिद्ध करना है कि होता है या नहीं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, q का मान कोई भी विषम संख्या रखेंगे और एक बार सम संख्या रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2q गुणा के रूप में है, तो गुणित क्या रख लेते हैं, चलो एक सम संख्या रख लेते हैं 18, तो बराबर कितना 18, फिर धन है तो धन, है ना। 2 की जगह में 2, q की जगह में एक सम संख्या हम 18 रख लिए, q के स्थान पे, फिर धन 1 है तो धन 1, बराबर कितना आएगा, 18 दूनी 36 और 1 37। तो जब हम q का मान एक सम संख्या रख रहे हैं तो कौन सी, एक सम पूर्णांक रख रहे हैं। सम पूर्णांक मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 18 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे हम 18 लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हो, लेकिन आपको लेना क्या है, सम लेना है ना। कोई भी सम पूर्णांक लेना है एक बार, और कोई भी विषम पूर्णांक लेना है। तो 18 एक सम पूर्णांक है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो जब हम q का मान क्या रख लिए, एक सम पूर्णांक 18 रख लिए हैं, तो क्या प्राप्त हुआ है, 37। जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 37 कौन से पूर्णांक कहलाएगा, विषम पूर्णांक कहलाएगा, और धनात्मक में है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा। अब क्या करते हैं हम, 2 गुणित q के स्थान पे एक विषम पूर्णांक लेंगे। 19 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये जो है 19 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो q के स्थान पे 19 हो गया, 2 है तो 2 गुणित 19 धन 1 है तो धन 1, 19 दूनी 38 और 1 39। तो 39 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः जब हम 2q धन 1 में q का मान एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2q धन 1 होगा। ये होगा आपका क्या आंसर, है ना। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पे 2q धन 1 में q का मान एक सम पूर्णांक 18 रखे हैं तो हमें विषम पूर्णांक 37 प्राप्त होता है, और जब विषम पूर्णांक 19 रखते हैं तो पर भी हमें विषम पूर्णांक 39 प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है विषम पूर्णांक का रूप है, इसलिए यहाँ पे विषम आ रहा है q का मान रखने पर, q का मान एक सम और विषम रखने पर। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2q धन 1 होगा। यही सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख सकते हो इति सिद्धम। और यहाँ पे जब हम q का मान एक सम और एक विषम रखते हैं तो हमें सम ही सम प्राप्त होता है। ये 8 भी सम है और 18 भी सम है, तो इस तरह से ये किसका रूप होगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। और यहाँ पे जब हम q का मान एक सम और एक विषम रखते हैं तो विषम ही विषम प्राप्त होता है, तो ये किसका रूप होगा, 2q धन 1 का रूप होगा। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है उदाहरण 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q-1 या 4q-3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों जैसे अभी हम जस्ट अभी पिछले प्रश्न में पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप अगर q का मान कोई सम संख्या और विषम संख्या रखोगे तो क्या आएगा, जब ये विषम पूर्णांक का रूप है तो विषम ही पूर्णांक आएगा, विषम ही संख्या आएगा। और इसमें भी जब आप q का मान, क्योंकि q कोई एक पूर्णांक है, कोई एक संख्या है, धनात्मक संख्या है बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, q का मान यहाँ पे भी रखोगे तो एक विषम पूर्णांक का रूप है, इसलिए विषम ही संख्या आएगा। तो अभी हम जैसे पिछले प्रश्नों को हल किए हैं, ठीक उसी प्रकार आप एक सम संख्या यानी एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक रख सकते हो और कोई भी सम पूर्णांक रख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि q के स्थान पे कोई भी सम संख्या रख लेना और कोई भी विषम संख्या रख लेना, और क्या आएगा, विषम आएगा। तो सम रखोगे तो पर भी विषम आएगा और विषम रखोगे तो पर भी विषम आएगा। ये यहाँ पे जब इसको हल करोगे तो, है ना, यहाँ पे जैसे मैं अभी समझाया हूँ अभी पिछले प्रश्न में, वैसे हल करके यहाँ पे क्या कर लेना आपको जो है, फिर बाद में क्या लिख लेना है, यही लिख देना है कि चूंकि q का मान सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक रखते हैं तो क्या आता है, विषम आएगा, क्योंकि विषम पूर्णांक है। तो यहाँ सम लिख दिया हूं मैं, तो क्या आएगा वहां पे, क्या लिख देना आप, विषम पूर्णांक आता है। क्या आता है, विषम पूर्णांक प्राप्त होता है, आता है। अतः यह जो है विषम पूर्णांक का रूप होगा, यही सिद्ध करना था, ऐसे लिख देना है। दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, सेम प्रश्न है, एक जैसे ही है, सिर्फ क्या चेंज कर दिया है, यहाँ पे 2q था तो यहाँ पे कर दिया है 4q-1, बस इतना ही है, बाकी सेम प्रोसेस वही है, वही विधि है। इसलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट प्रश्न को। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, तो दोस्तों आपको कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 से ये दोनों प्रश्न पढ़ लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 135 और 225, 196 और 38,220। दोस्तों इन प्रश्नों को हल करके इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इन प्रश्नों को मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, तो आप चाहो तो देख भी सकते हो। और हम एक ही प्रश्न को वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सकते, ऐसा रूल्स होता है, इसलिए हम इस वीडियो में इन प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इन प्रश्नों को भी पढ़ लीजिए। और ये प्रश्न जैसे अभी हम पढ़े हैं, जस्ट जो पढ़े हैं ना प्रश्न क्रमांक कितना पढ़े हैं, ये तीसरा देखिए, कौन सा प्रश्न क्रमांक, ये तीसरा। इसी प्रश्न क्रमांक के अनुसार ये भी प्रश्न है, और आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसका वीडियो भी बना के, ये सभी प्रश्नावली के जितना भी प्रश्न है वीडियो बना के डाल दिया हूँ। लेकिन यहाँ से आप ये 135 और 225 का जो एचसीएफ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और 196 और 38,220 का, इसको आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। मैं यहाँ पे हल करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब में मेरे चैनल पर, तो आप आराम से वहाँ से देख भी सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में, है ना। अब यहाँ से जो ये उदाहरण नंबर 8 है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 672-120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो बना के सॉल्व करके नहीं समझा रहा हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो या किसी की चैनल पर भी जाके देख सकते हो, लेकिन बहुत मोस्ट प्रश्न है ये, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ ही लीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न को पढ़ ही लीजिए कहीं से भी हो। मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है मेरे चैनल पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ से है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से आपको 140 और 56 का ये बनना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न हैं, इनको पूछे गए हैं अभ्यास प्रश्न बैंक में, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा भेजा गया है, उसमें इन प्रश्न दिए हैं। तो इनका भी वीडियो बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं हल करके आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से ये 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो ये आप पढ़ ही लेना, क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये सभी प्रश्नों का हल करके मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, किसी और के चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह से इन सब का वीडियो बना दिया हूँ। और यहाँ से ये भी हमारा मोस्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है एलसीएम। तो यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों 306 और 657 का एचसीएफ जो है कितना है, 9 है। तो 306 और 657 का क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसको भी हल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ ही लेना। और उसके बाद यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 को भी पढ़ लेना। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करके मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ। आप चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे देख सकते हो, वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं से 2 अंकों वाली मोस्ट प्रश्न। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप ध्यान से अच्छा से पढ़ ही लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा 2021-22 में जो होने वाली परीक्षाएं हैं, इनमें से ये मोस्ट प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ ही लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।